नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे कि जब से हमने रासायनिक खादों का प्रयोग अपनी खेती में किया है, उससे हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हमें भोगे हैं। हमने नहीं, मानव सभ्यता ने भोगे हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि जैसे जैसे हम रासायनिक खादों का प्रयोग अपनी खेती में बढ़ा रहे हैं, मानव अस्तित्व के ऊपर ही खतरा बढ़ाने लगा है। अब मानव से रोग ग्रसित ही नहीं हो रहा, जो मनुष्य की जो उत्पादक क्षमता है, यदि पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों में शुक्राणु की संख्या बहुत तेजी से घट रही है। नपुंसकता की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। और यदि स्त्रियों की बात की जाए, मादा की बात की जाए, तो मादा का जो मासिक चक्र है वो गड़बड़ होने लगा है। अब मोनोपोज सहजता से नहीं होता। अधिकांश हमारी माँ बहनों को मोनोपोज की उम्र तक पहुंचते पहुंचते कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारी बेटियों को कब मासिक धर्म की शुरुआत हो गई है और मासिक धर्म नियमित रूप से नहीं आता, समय वो अनियमित होता जा रहा है। मासिक धर्म हमारी माँ बहनों के लिए बहुत आवश्यक है। माँ बहनों के लिए नहीं, मानव के अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। और पुरुषों में यदि स्पर्म की संख्या घट जाए, यदि पुरुषों के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता में गिरावट आ जाए, तो फिर हम इतना वैभव, इतना संघर्ष किसके लिए करते हैं? मकान, जायदाद, धन संपदा किसके लिए इकट्ठी करते हैं? मैं ये अनुभव करता हूँ कि आने वाले 5 साल में देश दुनिया की बात नहीं करता, वैसे दुनिया से भी बहुत सारे अनुभव ले सकते हैं। हम कई ऐसे देशों को देख सकते हैं, कम से कम दुनिया में 30 देश ऐसे हैं जहाँ उनकी ग्रोथ रेट है, बर्थ रेट जो है 0 से नीचे आ रही है, उनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। और ये घर में, समाज में नए नए बच्चों का जन्म ना हो तो वो समाज संवेदनहीन हो जाता है। जापान के अंदर मैंने कभी खबर आई थी कुछ महीने पहले, अकेले जापान के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा जो जो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि उनके बारिश ही नहीं है, उनके वंशज ही नहीं है। उन्होंने अति संघर्ष से अपने को एस्टैब्लिश तो कर दिया, लेकिन उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया कि हमें संतान की क्या आवश्यकता है। हमारे देश में भी ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, शादियां हो नहीं रही कई कारणों से, क्योंकि हमारे युवा अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, अच्छी सैलरी लेते हैं, अच्छी जॉब प्राप्त कर लेते हैं। पैसे की कमी नहीं है, भारत में पैसे की कमी नहीं है। आज एक अच्छा यूथ लाख रुपए तक की जो नौकरी है सहजता से प्राप्त कर लेता है, यदि उसके पास अच्छी एजुकेशन है। और अच्छी सेटलमेंट के लिए वो 2-4 साल और व्यतीत कर देता है, 30-35 के ऊपर पहुंच जाता है। विवाह होते नहीं है, विवाह नहीं होंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, युवा हो या युवती हो, तो विवाह नहीं होंगे, संतान की प्राप्ति कैसे होगी? विवाह होना भी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और विवाह हो, वो सेटल हो कि ना हो, एक दूसरे के साथ बने कि ना बने, बड़ी समस्या दूसरी है। तीसरी समस्या है कि मान ले विवाह भी हो गया, दाम्पत्य जीवन भी सुचारू रूप से चल गया, पैसे की कमी कोई है नहीं, लेकिन अब संतान ही हो रही है। तो आज तो संतान ना होना एक समस्या बन गया है। मैं 1990 की बात करता हूँ, जब मैं मेडिकल में पहली बार इंटरेस्ट मुझे हुआ था, मैंने एमबीबीएस किया था। तब हमें रात को दर्द हो जाए, दस्त लग जाए, बुखार आ जाए, तो एक उस समय एनाल्जिन की गोली चलती थी। एनाल्जिन की गोली लेने के लिए 2-3-4 किलोमीटर जाने के लिए हमें दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ता था, क्योंकि हमारे आसपास, घरों के आसपास, गांवों में तो कोई केमिस्ट की दुकान होती नहीं थी, टाउन्स में भी नहीं होती थी। हमें शहरों में या बड़े टाउन्स का इंतजार करना पड़ता था। और आज स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते ही एक आध दुकान हमें केमिस्ट की मिल जाती है, और केमिस्ट में भी हमें हमेशा 2-4-5 मरीज हैं, दवा के खरीदार हैं, वहाँ मिल जाते हैं। आज जगह जगह केमिस्ट की शॉप खुल गई। केमिस्ट की शॉप भी क्यों, यहाँ 2-4-5 केमिस्ट की शॉप है, वहाँ आपको एक अस्पताल भी मिल जाएगा, 2 क्लिनिक भी मिल जाएंगे। अब हमारे देश में डॉक्टर्स की कोई कमी नहीं है, चाहे वो विश्व आरोग्य WHO कुछ भी कहे, भारत सरकार कुछ भी कहे। आज हमारे देश में डॉक्टर की कमी है, दवाओं की कमी है स्वास्थ्य की। डॉक्टर बढ़ने से स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो रहा है, स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती जा रही है, और ऐसी ऐसी बीमारियों सामने आ रही हैं कि कभी अब इतिहास में अस्तित्व में नहीं रखती थी। तो मैंने जैसे कहा कि आज हमारे सामने सबसे पहले तो मानव अस्तित्व को लेकर ही संशय खड़ा हो गया है। केमिस्ट की दुकान भी है, डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन आज मनुष्य के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता नहीं बची है। इसीलिए एक अच्छा वर्ग, ये
मैं अपनी बात नहीं करता, भारत के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं। अच्छे संपन्न दंपत्ति 35% अच्छे संपन्न दंपत्ति ऐसे हैं जो संतानहीनता की श्रेणी में आते हैं, जो इनके संतान नहीं है। पैसे की कमी नहीं है, बंगला है, कार है, विदेश यात्रा भी वो कर चुके हैं, जो इच्छा होती है खा सकते हैं, जो इच्छा होती है, जैसा इच्छा हो सकती है भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन संतान नहीं है। संतान ना होने के कारण वो गोद लेने का सोचते हैं। गोद के लिए भी कई तरह की शर्तें हैं, और यही कारण है कि पहले दूषित घटनाक्रम होता था, लेकिन आज हर शहर में, हर छोटे टाउन में आपको IVF यूनिट मिल जाएंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से बच्चा पैदा करने की हॉस्पिटल मिल जाएंगे। इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे कहीं ना कहीं तो कारण है। मैं 40 साल अमृतसर पंजाब में रहा हूँ। मैं देखता था कि वहाँ का जो यूथ है, वहाँ का 35 साल के आसपास से, या 30 से लेकर 40 साल तक के जो पुरुष वर्ग है, उसमें से एक बड़ी संख्या ऐसे पुरुषों की है जो एंजियोस्पर्मिया के पेशेंट हैं, जिनके वीर के अंदर शुक्राणु की संख्या या तो है ही नहीं या बहुत कम है, उनमें संतान पैदा करने की क्षमता ही नहीं। तो संतान पैदा करना भी एक बड़ी जरूरत बन गया है। और ये सब कारण इसलिए है क्योंकि हमने अपने खेतों में या तो रासायनिक खादों का इतना प्रयोग शुरू कर दिया है, या फिर अपनी फसलों में कई तरह के कीटनाशकों का प्रयोग अधाधुंध करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, आपने कभी ध्यान दिया होगा कि आज एक बच्चा जन्म लेता, जन्म लेने से पहले ही कई तरह की दवाओं का सेवन कर चुका होता है, क्योंकि माँ के गर्भ काल में, गर्भावस्था काल में हम कई ऐसी दवाएं माँ को सेवन करा देते हैं जो बच्चे के विकसित शरीर पर दुष्प्रभाव डालते हैं। इसलिए बच्चा जन्म लेने से पहले ही कई तरह की दवाओं का अभ्यस्त हो जाता है। दुनिया भर, भारत ही एकमात्र या कुछ देशों में है, यूरोप जो विकसित देश का ही आते हैं, वहाँ की कंपेरिजन यदि भारत से की जाए तो विकसित देशों में गर्भावस्था में 0% मेडिसिन की रिकमेंडेशन है। गर्भावस्था में किसी स्त्री को हम अनावश्यक मेडिसिन नहीं देते, चाहे वो टॉनिक्स के रूप में हो, विटामिन के रूप में हो, सप्लीमेंट के रूप में हो। लेकिन भारत में तो 10 महीने एक गर्भवती स्त्री कई तरह के इंजेक्शन लेती है, एंटीबायोटिक भी लेती है, और कई तरह के सप्लीमेंट्स भी लेती है। इतना ही नहीं, प्रसव के दौरान भी हम कई तरह की दवाओं का प्रयोग करते हैं, वो भी बच्चे के विकास पर इफेक्ट डालते हैं। और हम बच्चे को का जन्म होने से पहले ही दवाओं की शुरुआत कर देते हैं। जन्म के समय, प्रसव के समय दवाएं माँ को दी जाती है, बच्चे में आ जाती हैं। तो बच्चे को पहले सप्ताह से ही कई दवाएं देना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चों में पहले हफ्ते में काफी मात्रा में एंटीबायोटिक दे देते हैं। मैं ज्यादा विस्तृत में नहीं जाऊंगा। तो हमारे यहाँ दवाओं के कारण भी कई तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। गर्भावस्था में माँ को कई तरह की दवाओं का सेवन कराने से बच्चे जन्म से ही कई तरह की बीमारियां लेके हो रहे हैं। इसीलिए भारत में छोटे छोटे बच्चों में कैंसर की बीमारियां डेवलप हो रही हैं। बच्चों में आंखों की रोशनी बहुत तेजी से गिर रही है, उनमें विक्षिप्तता आ रही है, वो अब सहनशील नहीं हो गए, वो संस्कारहीन होने लगे हैं, उनमें क्रोध की भावना बढ़ रही है, डिप्रेशन की भावना बढ़ रही है, वो साइकोसोमेटिक डिजीज के पेशेंट बन रहे हैं। ये बहुत सारी कारण, नींद नहीं आ रही है, वो वो अशांत सा रहते हैं, वो उत्तेजित आपके हो गए हैं, उनकी स्मरण शक्ति जवाब देने लगी है, या फिर सहन शक्ति तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। तो ये सब कारण है। मैं स्वस्थ लोगों की बीमारियों की बात करता हूँ, जिन्हें अभी यदि आपको बताऊं कि 15-10 साल पहले हमारे देश में यदि किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता था, मानसिक विकार हो जाता था, तो हम उसको कहते थे कि किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखा दो। तो वो आदमी ऊपर बार हम पर लड़ने को आता था, क्या डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, क्या क्या आप बोल रहे हो, बच्चे बिल्कुल सही से अच्छा काम कर रहा है, अच्छी नौकरी कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, तो उसमें मानसिक रोगी कहाँ हो सकता है। लेकिन आज मेरे आंकड़े नहीं, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के, भारत के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं कि हमें से, हमारे समाज में जो अच्छे स्वस्थ लोग दिखाई देते हैं, उनमें से भी 25% लोग जो मनोविकारी, मनोरोगों से ग्रसित है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि आज हमारे देश की सिचुएशन क्या है। और सबका एक कारण तो यही है कि हमने अपने खान पीन को दूषित कर दिया है। भोजन हमारे जीवन की, हमारे स्वास्थ्य की, हमारे शारीरिक विकास की पहली आवश्यकता है, और आयुर्वेद इसको हजारों सालों से कहता है, जैसा हम स्वस्थ आहार सेवन करते हैं वैसा स्वस्थ शरीर हमें मिलता है। जैसा हम अपने भोजन में बदलाव करते हैं, वैसे हमारे
स्वास्थ्य में बदलाव आ जाता है, हमारे विचारों में बदलाव आ जाता है। अब ये हमारे सामने हो गया है। वैसे मैं तो ये मानता हूँ, इस पर मैं चर्चा बाद में करूँगा, मैं अभी भी 3-4 बीमारियों को मूल बीमारी मानता हूँ। जैसे रंग होते हैं, रंग के शेड हमें बहुत दिखाई देते हैं। बगीचे में चले जाएँ तो वहाँ सैकड़ों तरह के हरे रंग दिखाई देते हैं, लेकिन हरा रंग एक ही है। हरे रंग की शेड सैकड़ों हैं। इसी तरह मूल 3 ही रंग हैं, लाल, नीला और हरा। इन्हीं 3 मूल रंगों से सैकड़ों तरह के रंग बने हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे शरीर में 3 व्याधियाँ, 3 रोग हैं, और ये 3 रोग यदि हम सही कर लें, जैसे कि आयुर्वेद में त्रिदोष का एक सिद्धांत चलता है, 3 दोष माने गए, वात, पित्त और कफ। मैं वात, पित्त और कफ की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेरा आधार है यदि एक व्यक्ति का पाचन तंत्र सही है, उसे अच्छा जो भी खाता है वो सहजता से पच जाता है, पचने में कोई परेशानी नहीं आती, खाने के बाद न पेट भारी होता है, न गैस बनती है, भूख सही समय पे लगती है। दूसरा, शरीर साफ अच्छा रहता है, उससे सुबह मोशन अच्छा आता है, पेट साफ हो जाता है, पेशाब अच्छा आता है, पसीने अच्छे आते हैं, स्विम कर लेता है, पेट में किसी तरह की कब्जी नहीं रहती है। तीसरा, उसे पर्याप्त नींद आती है, उसकी मानसिक स्थिति उसके नियंत्रण में है, तो वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसे किसी बीमारी की जरूरत नहीं, ना उसे कोई बीमारी होगी। हाँ, इनमें कोई गड़बड़ी आ गई, वैसे आज की गड़बड़ी आ रही है आहार से आ रही है। हमारे आहार दूषित हो गए, हमारे आहार विषाक्त हो गए हैं, हमारे आहार में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी आवश्यक पोषक तत्व, उनकी कमी हो गई है। ये हमारे कई इंस्टीट्यूट की निष्कर्ष हैं कि हमारे आहार में बहुत सारे जो जरूरी पोषक तत्व हैं, उनमें 30 से लेकर 60% तक की कमी आ गई है। जैसे जिंक को ले लें, आयरन को ले लें। हम पौष्टिक आहार के रूप में बहुत कुछ खा रहे हैं, हमारे जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारे डॉक्टर्स हमें पौष्टिककारी आहार के रूप में बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में एनीमिक समस्या, खून की कमी की समस्या, वो तेजी से बढ़ रही है। हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की समस्या बढ़ रही है, विटामिन डी जो सूर्य से फ्री प्राप्त होता था, कभी लगता ही नहीं था, सोचा नहीं जाता था कि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि हमारे देश के अधिकांश पुरुषों में, अधिकांश स्त्रियों में विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी के कारण स्त्रियों को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कभी भी इतनी हड्डियां कमजोर हो जाती है, खोखली हो जाती है, कभी टूट जाती है, और अधिकांश 60% के बाद ज्यादातर स्त्रियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है कि वो अपने स्नान घर में फिसल जाती है, कि और फिसल जाती हैं, गिर जाती हैं, कूल्हे कूल्हे की हड्डी टूट जाती है, गठिया तो सामान्य रोग हो गया है, घुटनों से चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा है, दांत उम्र से पहले गिरने लगे हैं। पहले हम जब आदमी का संस्कार हो जाता था, हमारे यहाँ तो अग्निदाह संस्कार की प्रथा है, तो हम अपने बुजुर्गों का, अपने पारिवारिक सदस्यों का जब संस्कार करके आते थे, तीसरे दिन अस्थि संचय के लिए जाते थे, तो अस्थि संचय में मृतक के दांतों को ही ढूंढा जाता था, उनको गिना जाता था कि पूरे निकले नहीं। आजकल तो दांत है ही नहीं, तो ढूंढो क्या? हड्डियां इतनी फुसफुसी हैं, इतनी कमजोर हैं, इतनी खोखली हैं, हड्डियां भी नहीं मिलती हैं, और हम कहते हैं कैल्शियम खाओ, हम कहते हैं दूध पियो, पौष्टिक आहार लो। पौष्टिक आहार की कहीं ना कहीं कमी है, तो हमारे आहार में बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती जा रही है। भारत में 80% वुमेन ऐसी हैं जिनके शरीर के अंदर खून की कमी है। मैं गरीब, मैं ग्रामीण में निम्न स्तर की परिवारों की बात नहीं कर रहा, मैं उच्च वर्ग की स्त्रियों की बात कर रहा हूँ। उच्च वर्ग की स्त्रियों में भी खून की बहुत कमी है, उनका मेंस्ट्रुएशन जो है, मासिक धर्म अनियमित है। जैसी स्त्रियां 35 साल की उम्र क्रॉस करती हैं, 40 साल में प्रवेश करती हैं, मोनोपैज के लक्षण हो जाते हैं। पहले 50 साल की स्त्री में सहज ऋतुस्राव हो जाता है, मनोपोज हो जाता था और पता ही नहीं चलता था, लेकिन आज मेनोपैज से हमारी ज्यादातर स्त्रियों को कई तरह की समस्या को सामना करना पड़ता है, इसके लिए ऑपरेशन करने पड़ते हैं। तो ये सब आ रहा है आहार से। आहार शुद्ध नहीं है, आहार आता है प्रकृति से, मिट्टी से, खेत से जो पैदा हो रहा है, वो संतुलित आहार नहीं है, वो पौष्टिक आहार नहीं है। उस आहार में एक तरफ पोषक तत्वों की कमी है, दूसरी तरफ उसमें कई तरह के विषाक्त रसायन हैं, उसमें असंतुलित कई पोषक हैं, तो उस तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। और इस सब को हम तब तक नहीं सुधार सकते, मैंने कहा कि मानव अस्तित्व को तब तक सही नहीं किया जा सकता जब तक कि मिट्टी का
ट्रीटमेंट ना करें, सोइल ट्रीटमेंट ना करें, मिट्टी को स्वस्थ ना कर लें। स्वस्थ मिट्टी ही हमारे स्वास्थ्य की एक पैरामीटर हो सकती है, एक पड़ाव हो सकती है। तो हमें इस तरफ से